हेलो क्लास 12 चैंपियंस। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज हम इस माइंड मैप सीरीज में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कवर करने वाले हैं थ्रू दिस माइंड मैप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मूविंग चार्ज इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। यानी जब भी किसी मैग्नेट को हम रखते हैं कहीं पर तो उस मैग्नेट के आसपास एक रीजन क्रिएट होता है जहां पर उस मैग्नेट के इफेक्ट को फील किया जा सकता है, एंड दैट रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, और इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी जो छोटी यूनिट होती है वो होती है गॉस, और 1 गॉस बराबर होता है 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ओके, नाउ जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, या हम कहें किसी नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसमें जब कोई मूविंग चार्ज एंटर करता है विद सम वेलोसिटी तो उस चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि एक मूविंग चार्ज के आसपास मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही होता है। अब चूंकि चार्ज वो मूव कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, और वो एक मैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है F वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पर Q होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, V है उस चार्ज की वेलोसिटी जिससे कि वो एंटर कर रहा है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हमारा थीटा 0 है यानी हमारा जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा है, तो उस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वहीं अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है यानी जो हमारा चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो उस पर लगने वाला जो चार्ज है वो मैक्सिमम होता है। और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। ओके, तो ये जो फोर्स है QVV, ये उस पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि होता है mv²/r। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो r है वो हो जाएगा mv/qb, यानी दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द चार्ज रोटेट व्हेन इट एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। और जब ये रोटेट करेगा इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में, तो जाहिर सी बात इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगेगा, और वो जो टाइम है, यानी वो जो टाइम पीरियड है वो होता है 2πm/qb। और जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी 1/t, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी क्यू बी अपॉन 2πm। नाउ अगर अब थीटा 0, 180 या 90 डिग्री हो तो क्यू बी साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, देन द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ। अगर थीटा जो है 0, 180 या 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, जिसका जो रेडियस है वो हो जाएगा mv/qb। यहाँ पर v जो है हम उस चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या हम कहें वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी, वो वाला कंपोनेंट हम यहाँ पर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है m और v परपेंडिकुलर अपॉन qb, एंड जो पिच होगा उस हेलिकल पाथ का वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की वो, और टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारा क्या है 2πm अपॉन qb। गॉट इट। नाउ अगर हम बात करें तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से या फिर फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट, कोई सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा फील्ड होगा वो क्या होगा, तो एट सेंटर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। फील्ड एट द एन एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो होगा हमारा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। और फील्ड एट अ पॉइंट फार फ्रॉम द सेंटर वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2d3। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉ आता है, दैट इज बायोट सावर्ट लॉ, जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से किसी डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने में हमें बड़ी हेल्प करता है। तो ये जो बायोट सावर्ट लॉ है वो एक छोटे से लेंथ की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड हमें बताता है। तो यहाँ पर एक छोटे से डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड dB है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इनटू r वेक्टर अपॉन r क्यूब, IDL इनटू r वेक्टर अपॉन r क्यूब। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है डीएल और आर वेक्टर के बीच में, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, या मैं कहूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो कंबाइंड वैल्यू है, ये जो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लिखेंगे 10 की पावर माइनस 7। डन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर करंट, एक कोई स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 आर द एंगल करस्पॉन्डिंग टू द लोअर एंड अपर एंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिवली, ये एंगल और हम इस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ये थीटा 1 और ये थीटा 2 होगा। फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इस कंडीशन में थीटा 1 और थीटा 2 हमारा एक 0 और एक पाई हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर। ओके, तो ये हम बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जिनको हम डिस्कस करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले हमारा एम्पियर लॉ है। एम्पियर लॉ ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो है वो म्यू नॉट आई होता है, जहां पर आई जो है टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस होता है। और एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे बायोट-सैवर्ट लॉ। नाउ कमिंग टू अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड एक डिवाइस होता है। सोलेनॉइड एक जब हम क्या करते हैं, किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को ढेर सारे सर्कुलर टर्न में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। और उस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर जो एन है वो क्या है, टोटल नंबर, यहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एंड एट द पॉइंट ऑन द अदर हैंड म्यू नॉट एन आई बाई एल। यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से इनसाइड होता है म्यू नॉट एन आई, और एंड पर होगा म्यू नॉट एन एल बाई 2। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ जब किसी एल लेंथ के कंडक्टर को, जब किसी एल लेंथ के कंडक्टर को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें आई करंट फ्लो होता है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स होता है बी आई एल साइन थीटा, यानी एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। इतना फोर्स लगता है जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, जैसे एक वायर ये है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर ये है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट आई वन अपॉन म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, ये लगेगा फोर्स। नाउ जब हम किसी मैग्नेट को जब हम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय लूप, जब हम किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, और जो टॉर्क होगा वो होगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर हम कहें टॉर्क जो होगा वो होगा एम बी साइन थीटा। यहाँ पर एम क्या है, उस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड जहां पर रखा गया है। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो होता है एन बी ए अपॉन के। इफ टू पैरेलल वायर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, एंड इफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, देन करंट जो है वो 1 एम्पियर होगा दोनों में। यानी अगर दो पैरेलल वायर हैं जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, तो इसका मतलब उन दोनों वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। और ये हम एम्पियर की डेफिनेशन है, यानी हम अगर हमें बोला जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप ऐसा कह सकते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर तो आप कैसा कह सकते हैं, आप कहेंगे कि दो वायर जो एक दूसरे के पैरेलल हैं उनको 1 मीटर अपार्ट रखा गया है, और अगर उन दोनों वायर में करंट की वजह से जो फोर्स है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन है, इसका मतलब उन वायर में जो करंट फ्लो रहा है दैट इज 1 एम्पियर। नाउ कमिंग टू द ऑरेस्टेड लॉ, ऑरेस्टेड लॉ इन अप्रैल 1820 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। वो ये कहते हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और यहां से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जन्म होता है, और यही हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड की डिस्कवरी थी जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। नाउ हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी गॉट एन इक्वेशन S इक्वल्स टू IG अपॉन I1 I2 into G, एंड जब हम उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी गॉट इक्वेशन R इक्वल्स टू VG IG into G। So this is it for this chapter moving charge and magnetism। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने माइंड मैप पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर आ गया। नहीं दोस्त, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए दिस इज द बेस्ट
इफेक्टिव मेथड। सो ये रिवीजन पर्पस के लिए है, चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में, यानी चैप्टर 5 में। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।